में बात करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होता है उसके दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो प्रकार होता है टेंस का, पास्ट टेंस, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम 2 मिनट के सिनेरियो में कुछ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेंस का जो होता है ना, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस के प्रकार होते हैं। इन तीनों टेंस के प्रकार में से जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, इन सभी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में भी ये 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में भी ये सभी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के लिए सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट टेंस के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर एक चीज़ों के बारे में, ठीक। तो हम ऐसा पढ़ाते हैं ताकि आप अपना नोट्स भी अच्छे से बना सकें। तो सभी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो में मैं नोट्स की तरह से बताया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये पास्ट टेंस की इस वीडियो आप देख लेते हैं, इस पे वीडियो को देख लेते हैं, तो इस वीडियो के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पास्ट टेंस के हर एक सेंटेंस को आप समझ पाएंगे, हर एक वाक्य को समझ पाएंगे और हर एक वाक्यों का अनुवाद बना पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको ये पास्ट टेंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, ठीक है। पास्ट टेंस की अगर पहचान के बारे में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि ऐसा कोई वाक्य हो जिसके क्रिया के अंत में ता, था, यानी कि अंत में, यानी क्रिया के अंत में क्या हो, ता, था हो, ती, थी, ते, थे, यानी कि ता, था आ जाए, ती, थी आ जाए या ते, थे आ जाए अंत में, या फिर इसके अलावा या आ जाए, ये आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, आता है, तो वह टेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी वाक्य ऐसा हो जिसके क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये ई आता है, वह टेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। और चलिए इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं जिनके अंत में ता, ते, ती आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य होंगे जो मैंने जैसे में लिखा हुआ है 3-4 वाक्य, इस तरह के वाक्य होंगे जिसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये ई आते हैं। और ये जो वाक्य हैं ये सभी किस टेंस के हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। पहचानना तो आ गया होगा। इसमें देख सकते हैं श्याम बाजार जाता था, इसमें लास्ट में क्या आया है, ता, था। हमने क्या कहा कि जिसके अंत में ता, था आएगा, ती, थी आएगा, ते, थे आएगा, वही वाक्य जो होगा पास्ट टेंस का होगा, ठीक है। वाक्य हमारा, वह क्रिकेट खेलती थी, वह क्रिकेट खेलती थी, लास्ट में क्या आया, ती, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा, तो वह वाक्य होगा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। वह कानपुर गया, गया है, इसमें या आया है अंत में, तो या भी होगा तो अभी भी उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें पढ़ाए, ए आया, तभी भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आशा करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला जो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने हेडिंग दे दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने डीपली बता चुका है इंट्रोडक्शन में और सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियोस में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जरूर पढ़ें ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखने के बाद से क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया का सेकेंड रूप, दूसरा रूप लगाना होता है, दूसरा रूप लिखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से ईटीसी लिख करके बस वहीं पे वाक्य समाप्त हो जाता है। वाक्य का अनुवाद इसी नियम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन सभी वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाते हैं आपको कि किस तरह से इस रूल का यहाँ पे प्रयोग करना है। वह गया, यानी कि एग्जाम्पल पहला है हमारा, वह गया। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम रूल को देखेंगे। रूल में क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट जो है वह है। सब्जेक्ट और क्रिया और कर्म को पहचानना मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको ये सब आता होगा बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट ही मीन्स वह, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है।
तो ही गया वर्ब है तो वेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, गो वेंट गॉन। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो चूंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई ईटीसी है ही नहीं, तो इसे हम लिखेंगे नहीं, बस यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यह वाक्य का अनुवाद हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरा वाक्य है मैंने एक पुस्तक खरीदा। सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, तो मैंने की अंग्रेजी क्या होगी, आई, ठीक है। उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो वर्ब इसमें है खरीदना, खरीदना क्रिया होता है जिसके अंत में ना आता है, मैंने बता चुका है ये सब, ठीक है। तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए। मैंने एक पुस्तक खरीदा, तो आई खरीदना का होता है बाई, सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, ठीक है। आई बॉट ए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पुस्तक, तो बुक। आशा करता हूँ आपको ये वाक्य समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से यह वाक्य का अनुवाद बन जाएगा। जहाँ तक वाक्य रहेगा, जहाँ तक हिंदी में वाक्य लिखी रहेगी वहीं तक हमें अनुवाद बनाना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख देनी है, ईटीसी यानी इत्यादि और सब चीज़ें इसमें हो सकती थी लेकिन नहीं है, तो हमने नहीं लिखा, जितनी थी उतना का अंग्रेजी हमने बना दिया, ठीक है। अगला देखिए, वह श्याम को पढ़ाती थी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो अगर पढ़ाती थी लेडीज़ थी तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी। उसके बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करना है। वर्ब का सेकेंड पे पढ़ाती, टीच टॉट टॉट होता है, तो सेकेंड फॉर्म क्या आया, टॉट। सी टॉट किसको पढ़ाती थी, श्याम को, श्याम, ओके। तो इस तरह से यह वाक्य भी बन जाएगा। अगला वाक्य हमारा, तुम फुटबॉल खेलते थे। तुम की अंग्रेजी यू, खेलना का सेकेंड फॉर्म होगा प्ले, प्लेड, ठीक है, प्लेड होगा, यू प्लेड। उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, दी फुटबॉल। तो आशा करता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूल भी लिखा है, रूल को आप इसी तरह से कॉपी में अपने लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर आपको लिख करके भी दिखा दिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा सेंटेंस का रूप है, यानी दूसरे सेंटेंस का प्रकार है, और ये जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम वाक्य में पाते हैं कि उसमें नहीं आता है, ठीक है। वाक्यों में नहीं आकर के वाक्यों को नकारने का बोध प्रकट करता है। तो इसमें जो रूल है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद से डिड लिखना होता है, ठीक है। डिड लगाना है, चाहे वो कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, हमें डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। यानी कि पिछली बार हम क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन जब भी डिड लगेगा तो यही इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब में सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वही सेम प्रोसेस। तो इस तरह से करेंगे तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। राजेश क्रिकेट नहीं खेलता था। यह एक ऐसा वाक्य है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो राजेश सब्जेक्ट है, तो राजेश की अंग्रेजी हम लिख देंगे राजेश। उसके बाद हमें डिड का प्रयोग करना है, डिड लिख देंगे क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। तो राजेश डिड, उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट किसके लिए लिखे हैं, नहीं के लिए, ठीक है। राजेश डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म इसमें नहीं लिखना है। तो राजेश डिड नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलता था, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट। तो आशा करता हूँ आपको ये अनुवाद समझ में आई होगी। इस वाक्य का अनुवाद जिस प्रकार मैंने बनाया उसी प्रकार से आपको सभी वाक्यों के अनुवाद बनाने हैं। दूसरा देखते हैं, श्याम सुबह में व्यायाम नहीं किया। श्याम सुबह में व्यायाम नहीं किया। सबसे पहले हम श्याम की अंग्रेजी बनाएंगे क्योंकि ये करता है, तो श्याम। उसके बाद हम डिड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि इसमें इस वाक्य में नहीं आया है, डिड नॉट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या, कि व्यायाम करना। एक्सरसाइज, श्याम डिड नॉट एक्सरसाइज इन दी मॉर्निंग। कब नहीं किया, मॉर्निंग में, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह में, इन दी मॉर्निंग। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है हमारा, मैंने ताजमहल नहीं देखा। मैंने का अंग्रेजी आई क्योंकि ये सब्जेक्ट है। उसके बाद से हमें डिड नॉट लगाना होता है, डिड नॉट लगा दिया क्योंकि इसमें नहीं है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सी, आई डिड नॉट सी दी ताजमहल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में, तो प्रश्नवाचक वाक्य से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, और प्रश्न पूछने का बोध दो तरीकों से होता है, और इसके दो रूल होते हैं, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड।
अगर आप पिछली वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है क्या पहले आता है और प्रश्न पूछने का बोध करता है, और दूसरा वाक्य ऐसा होता है जिसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड के जितने भी शब्द हैं आकर के प्रश्न पूछने का बोध करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूल फर्स्ट के बारे में, यानी कि पहले तरह के वाक्य के बारे में। तो पहला तरह का जो वाक्य होता है इसका जो रूल होता है, पहले डिड का प्रयोग करना होता है। डिड लिखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब का प्रथम रूप पहला फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से ईटीसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को बनाकर समझेंगे कि इस रूल को यहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे। क्या मेरी बहन कपड़ा धोती थी, यह एक वाक्य है, इसमें हमें इस रूल से इस वाक्य का अनुवाद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या मेरी बहन कपड़ा धोती थी, सबसे पहले क्या आया है तो इसमें हम डिड पहले लगाएंगे, ठीक है। तो डिड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, मेरी बहन, डिड माई सिस्टर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, सॉरी यहाँ पे वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो हमने लिखा नहीं। डिड माई सिस्टर वाश, वाश मीन्स होता है धोना, दी, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ, सॉरी क्लोथ, तो ऑब्जेक्ट दी क्लोथ, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे जरूर लगाएं। दूसरा होता है क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिड लगाना है, डिड लगा दिया क्योंकि पहले क्या आ गया, ठीक है, इसलिए हमने डिड लगाया। उसके बाद हमें कर्ता लिखना है, कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। तो डिड आप करता है तो आपकी अंग्रेजी यू होती है। उसके बाद से हमें क्रिया का पहला रूप लिखना है, तो पढ़ाना है तो टीच, टीच लिख देंगे। डिड यू टीच, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से लिख करके प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे, हमारा अनुवाद सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा क्या मैंने अपनी किताब खरीदी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिड का प्रयोग करना होता है। डिड लिखने के बाद से हमें कर्ता लिखना है, डिड आई। उसके बाद से हमें वर्ब क्रिया, क्रिया यानी खरीदना है, तो खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई, तो बाई की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो डिड आई बाई योर, क्या मैंने, सॉरी मैंने के लिए अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, योर नहीं होगी बल्कि माई होगी, माई बुक, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपका वाक्य 100% सही होगा। तो ध्यान से समझते जाइए सभी सेंटेंसों को, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार के, यानी दूसरी तरह से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, यानी रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल सेकंड में आप देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल सेकंड है, यानी इसमें क्या होता है, कब, क्यों, कैसे आकर के बीच में प्रश्न पूछने का बोध करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कब, क्यों जो आए होते हैं इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। उसके बाद हमें डिड का प्रयोग करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं, उसके बाद वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके और बाकी सारा जितना भी वर्ड दिया रहता है उसका अंग्रेजी बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अनुवाद बना के देखते हैं कि इन सभी वाक्यों का अनुवाद इस रूल के हिसाब से कैसे बनेगा। तुम विद्यालय कब जाते थे, इस तरह का वाक्य है। सबसे पहले हमें QW लिखना है। इसमें QW क्या है, कब जाते थे, कब है, तो व्हेन। उसके बाद डिड लिखना है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू लिखते हैं। वाई डिड यू, व्हेन डिड यू। उसके बाद से हमें वर्ब का पहला रूप लिखना है, तो गो मीन्स जाते, और विद्यालय ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, गो टू स्कूल। तो आशा करता हूँ आपको ये इस वाक्य का अनुवाद समझ में आया होगा। इसके बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। दूसरा है हमारा तुमने अपनी किताब क्यों दी, तुमने अपनी किताब क्यों दी। सबसे पहले हमें लिखना होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या कर रहा है, क्यों, यानी कि इसमें प्रश्न पूछने का जो वाक्य, जो शब्द है प्रश्न पूछने वाला वो क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे वाई, ठीक है। उसके बाद डिड लगा देना है। उसके बाद कर्ता लिखना है, तो तुमने, तो यू मतलब तुमने, वाई डिड यू। उसके बाद से हमें क्या करना है, क्रिया लिखना है, तो वाई डिड यू। देना का अंग्रेजी होता है गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, दी बुक, वाई डिड यू गिव दी बुक, तुमने अपनी किताब क्यों दी। इस वाक्य का अनुवाद इस तरह से बना लेंगे। तीसरा है हमारा मैनी ने श्याम से झगड़ा क्यों किया। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, वाई की अंग्रेजी लिख लिया हमने। उसके बाद से हमें डिड लिखना है। डिड लिखने के बाद से हमें सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, मैनी। कोई लड़की का नाम है तो कैपिटल लेटर में हम बनाएंगे और मैनी का अंग्रेजी मैनी लिख देंगे, ठीक है।
तो वाई डिड मैनी। उसके बाद से हमें लिखना है क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? झगड़ा करना, तो क्वारल। वाई डिड मैनी क्वारल। और किससे करती है? विथ श्याम, यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो लिख देंगे विथ श्याम। श्याम के साथ करती है, यानी श्याम से करती है तो श्याम के साथ करती होगी, इसीलिए हमने विथ लिखा और श्याम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। दोनों तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप सक्षम हो सकेंगे और आप बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चौथा रूप जो होता है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा गया हो और नकारा भी गया हो, वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें रूल की, तो इसमें भी दो रूल होते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो दो रूल यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो पहला जो रूल होता है, सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसमें क्या पहले होता है, तो डिड के बाद से सब्जेक्ट लिखना होता है, बस इसमें नॉट की चेंजिंग आती है और सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जैसा ही बनता है। ठीक है, तो चलिए हम इस जो रूल दिया गया है इसके हिसाब से हम इन सभी सेंटेंसों को बनाकर देखते हैं। तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, यह एक वाक्य है, इस वाक्य को हम इस रूल से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें डिड लिखना है, डिड लिख दिया हमने आँख मूंद करके। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या मैं सब्जेक्ट है तो आई लिख देना है, डिड आई। उसके बाद नॉट लिख देना है, क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो वाई डिड आई नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट, वाई डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपका सारा अनुवाद सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, अगर ये रूल आपको याद है तो। ठीक है, इस रूल को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। दूसरा वाक्य है हमारा, क्या सीता आम नहीं खाई। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिड लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है सीता, वाई डिड सीता। उसके बाद नॉट लिख देना है। उसके बाद क्रिया है ईट, खाई, और क्या खाई? आम, तो मैंगो। इस तरह से आप बनाते हैं तो यह अनुवाद भी हमारा सही निकला। ठीक है, चलिए हम रूल सेकंड के बारे में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल सेकंड को आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न पूछने का बोध होता है बीच में आता है, बीच में आकर के ऐसे वर्ड जो प्रश्न पूछने का बोध करते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बना लेते हैं। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं वही सेम चीज़ इसमें भी करते हैं, बस इसमें नकारात्मक वाक्य भी होता है तो नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, श्याम अपना पाठ क्यों नहीं याद करता था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? QW, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होगी वाई। उसके बाद हमें डिड लगाना है, तो डिड लगा दिया हमने। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? श्याम, तो श्याम की अंग्रेजी श्याम लिख देंगे। उसके बाद से हमें नॉट लिखना है, क्योंकि इसमें नहीं भी आया है, नॉट। और उसके बाद से हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब याद करना है तो लर्न मिस होता है याद करना, तो लर्न लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अपना पाठ, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वाई डिड श्याम नॉट लर्न देयर लेसन। अपना पाठ, वह अपना पाठ नहीं याद करता, यानी कि श्याम के लिए अपना की अंग्रेजी यहाँ पे देयर लगाएंगे, देयर लेसन। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा वाक्य होगा उसका अनुवाद एकदम सही होगा। अब आगे मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, इस वाक्य को आपको खुद बना करके लाना है, बना करके बताना है कि ये वाक्य आप सही बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।